आज नया चैप्टर में हम लोग चले हैं, वो हमारा है अपवाह तंत्र। अपवाह तंत्र को बहुत छोटा सा जो है मैं बतला रहा हूँ, ये बड़ा चैप्टर है और इसमें जो है बहुत लंबा समय लगेगा, लेकिन कुछ कुछ महत्वपूर्ण बात को मैं बतला रहा हूँ। तो अपवाह तंत्र में क्या है कि निश्चित वाहिकाओं के द्वारा बहने वाला जो है एक निश्चित दिशा होता है, ठीक है, जो ऊपर से ढालू प्रदेश में बहता है। उसमें नदी, द्रोणी और वाहिकाएं भी शामिल होती हैं, ठीक है। तो यही कह रहा है कि निश्चित वाहिकाओं के द्वारा होने वाले जल प्रवाह को क्या कहा जाता है जी? अपवाह कहते हैं। निश्चित जो है, जो वाहिकाओं के द्वारा नदी या नाला या जो है हमारा वाहिकाएं होते हैं, उसके द्वारा निश्चित रास्ते से जल को ढो करके ले जाया जाता है, जल प्रवाह है ना। और जल को प्रवाह कर देने की क्रिया को ही क्या कहते हैं? अपवाह कहते हैं। यही आता है फिर कि वाहिकाओं के जाल को अपवाह तंत्र कहते हैं। ये अपवाह में जो हमारा क्या हुआ कि ले करके जहाँ चला गया और बहा दिया, बहा रहा है लेकर के, लेकिन क्या है वाहिकाओं के माध्यम से, एक नदी के माध्यम से। अब कह रहा है कि वाहिकाओं के जाल, इसमें कई नदियां होंगे, एक नदी नहीं बल्कि कई नदियां होंगे, और वाहिकाओं के जाल को ही क्या कहते हैं? अपवाह तंत्र कहते हैं। अब क्या कह रहा है कि एक नदी विशिष्ट क्षेत्र से अपना जल बहाकर लाती है। एक नदी विशेष क्षेत्र से अपना जल को बहाकर लाती है, जिससे जल ग्रहण या कैचमेंट कहा जाता है, कैच करती है। जैसे गंगा नदी पढ़ेंगे हम लोग और भी आगे क्लास में कि गंगा नदी जो है क्या है, गंगोत्री गौमुख से निकलती है, वहां से कैच करती है जल को, और उसमें कई सहायक नदियां धीरे धीरे मिलते जाती है, और वो जल को भारत के मैदानी प्रदेशों से होकर के बंगाल की खाड़ी में गिराती है। वो कैच करके लाती है, कई सहायक नदियों का जो है पानी उसमें जमते जो है जुटते जाता है और एक बड़ी नदी का निर्माण कर देता है। और वो नदी फिर क्या करती है, वो बंगाल की खाड़ी में आकर के गिर जाती है, इसमें समुद्र में गिर जाती है। क्लियर हो गया? वही कह रहा है क्या कि बड़ी नदियों के जल संग्रह क्षेत्र को नदी द्रोणी के नाम से जाना जाता है। बड़ी नदियों के जल संग्रह है ना, बड़ी नदियां जो है क्या कर रहे हैं, जल जो है वो संग्रह कर रही है। उस नदी को, उस जल संग्रह क्षेत्र को क्या बोलते हैं? नदी द्रोणी। तथा छोटी नदियों और नालों द्वारा अपवाहित क्षेत्र को जल संभर कहा जाता है। महत्वपूर्ण प्रश्न है कि बड़ी नदियों के द्वारा जो जल संग्रह, जल ग्रहण क्षेत्र होता है, उस क्षेत्र को क्या नाम जाना जाता है? नदी द्रोणी। और छोटी नदियों और नालों के द्वारा जो अपवाहित क्षेत्र को क्या कहते हैं? जल संभर। क्लियर? छोटे छोटे जो है नदियों के द्वारा जो पानी का बहाव हो रहा है, वो हमारा ये जल संभर हो गया। और बड़ी नदियों के द्वारा जो जल ग्रहण करने की कैपेसिटी है, वो क्या कहला है हमारा? नदी द्रोणी। अब आते हैं हम लोग कि भारत के अपवाह तंत्र को कई भागों में बांटा जाता है। तो मैं आपको एक बतला रहा हूं अभी कि समुद्र में जल विसर्जन के आधार पर, समुद्र में जल को गिरा देना है, पानी को कहाँ गिरा देना है? समुद्र में। कि नदी अपने में रखे रहती है क्या? वो जो है ऊपर से आकर के ढालों वाले प्रदेश में जिधर है वो सागरीय प्रदेश में अंत में गिरा देती है। कहीं ना कहीं छोटी नदी बड़ी नदी में मिल जाती है और फिर अंत में वो गिरा देती है सागर में। क्लियर? यही है कि समुद्र जल विसर्जन के आधार पर भारतीय अपवाह तंत्र को कितने भागों में बांटा गया है जी? दो भागों में। दो भाग में एक कौन हो गया? अरब सागर की ओर गिरने वाली नदियां अपवाह तंत्र, और दूसरा बंगाल की खाड़ी में गिरने वाले नदियां या बंगाल की खाड़ी का अपवाह तंत्र। आने की भारत का जो नक्शा है, भारत के नक्शा में आप देखें तो भारत की नदियां मुख्य रूप से किधर किधर गिरती है जी? दो ही तरफ गिरती है। समझ लीजिए, ये हमारा हिमालय पर्वतमाला की स्थिति हो गई। एकदम समझिएगा, शॉर्ट में समझा रहे हैं, छुटका हिमालय की स्थिति हो गई।
तो हिमालय से जो नदियां निकल रही है वो कुछ नदी इधर गिर रही है और कुछ नदी किधर गिर रही है जी? कोई दाएं तरफ और कोई बाएं तरफ। तो दाएं तरफ गिर रही है वो हमारा कहाँ गिर रही है जी? बंगाल के खाड़ी में। ठीक है, कहाँ गिर रही है? बंगाल के खाड़ी में। और बाएं तरफ जो गिर रही है वो कहाँ गिर रही है? अरब सागर में। अब समझ लीजिए, यही आधार पर जल विसर्जन हो रहा। अब सबसे ज्यादा प्रश्न आएगा कि सबसे ज्यादा जल कहाँ गिरता है, किस ओर? तो बंगाल के खाड़ी की ओर। यही दिया है कि बंगाल के खाड़ी का अपवाह तंत्र में जो है, अब जल का जो अपवाह होता है, जल का बहाव होता है, नदी विसर्जित करती है तो कितना प्रतिशत जल रहता है जी? 77%। अधिक नदियां है ना, इसमें गंगा, उसकी सहायक नदी सबको जो है फिर बतलाएंगे। तो गंगा, महानदी, ब्रह्मपुत्र, कृष्णा, कावेरी, गोदावरी, ये सब सारी नदियां कहाँ गिर रही है? बंगाल के खाड़ी में। और ये बंगाल के खाड़ी में और भी ध्यान दीजिएगा कि बंगाल के खाड़ी में जो नदी गिरती है वो क्या चीज का निर्माण करती है जी? डेल्टा का निर्माण करती है। नदी के अंतिम मुहाने पर और समुद्र के प्रारंभिक मुहाने पर जो मिट्टी का जमा होता है वो डेल्टा कहलाता है। क्लियर? अब आगे चलते हैं हम लोग। इधर स्पष्ट हो गया कि बंगाल के खाड़ी में गिरने वाली नदियां गंगा, ब्रह्मपुत्र, कृष्णा, कावेरी, गोदावरी, महानदी, ये सारी नदियां बंगाल के खाड़ी में गिरती है। और जो है अपवाह कितना प्रतिशत होता है इसमें? 77%। बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली अधिकांश नदियां किसका निर्माण करती है? डेल्टा का निर्माण करती है। और यही गंगा और ब्रह्मपुत्र की नदियां जो है यहाँ विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा बनाती है। क्लियर? यस सर। अब आगे आते हैं हम लोग कि इधर जो अरब सागर में जो अपवाह हो रहा है कितना प्रतिशत हो रहा है जी? 23%। और इधर जो है बाएं साइड जो हमारा अरब सागर में जो गिर रही नदी, तो वो उसमें क्या है? नर्मदा, सिंधु, माही, तापी,